नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास हम लोगों का 29वें नंबर का है। इससे पहले हम 28 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला सवाल? एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा था, मतलब दोनों साइकिल का दाम 3500 रुपया था, और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो कितना लाभ प्रतिशत उसे दूसरे से होना चाहिए? क्या बोल रहा है कि 5% का लाभ पर पहला साइकिल को और दूसरा साइकिल को कितने परसेंट लाभ है उसे बेचे, ताकि दोनों को 20% का उसको कुल लाभ उसको मिला है, टोटल प्रॉफिट उसको 20% का हो। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम एलिगेशन लगाएंगे कि 5% पहले पे है, दूसरे के लिए हमको निकालना है, और हमको कुल का टोटल का दिया हुआ है 20%, और नीचे में 3500 रुपया उनका क्रैमुल है, कॉस्ट प्राइस है। आपको हम एलिगेशन लगाने के लिए पहले भी बता चुके हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे स्पीड दिया रहे, चाल दिया रहे, तो यहाँ भी स्पीड चाहिए और यहाँ भी स्पीड चाहिए। आपको किस चीज़ का रेशियो मिलता है? यहाँ पे आपको टाइम का रेशियो मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि स्पीड का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में नीचे में जो डिनोमिनेटर में जो आपका आवर है, यहाँ पर भी आवर है, इसी का रेशियो नीचे में मिलता है हमेशा, घंटे का, इसीलिए टाइम का रेशियो मिलेगा। अगर यहीं पे आपको प्रॉफिट का रेशियो रहे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट किसी का भी रहे, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट रहे, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट कुछ भी रहे, तो आपको यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा ये आपको कॉस्ट प्राइस का मिलेगा, क्रैमुल का मिलेगा। क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज को कितना कैसे लिखते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस गुना 100। यही तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है। लॉस परसेंट को अगर हम लिखते हैं, लॉस परसेंट बराबर कितना होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस गुना 100। आप दोनों में देखिए, डिनोमिनेटर में हर में सीपी दिया हुआ है, क्रैमुल दिया हुआ है दोनों में। इसीलिए प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों में आपको कॉस्ट प्राइस ही निकलेगा, ठीक है, सीपी ही निकलेगा, क्रैमुल ही निकलेगा, ठीक है। बस यही टेक्निक हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। क्या है? पहले पे 5% का लाभ होता है, 5% हम लिख लिए। दूसरे पे निकालना है आपको कितने परसेंट का लाभ होता है, और टोटल लाभ आपको 20% दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। यहाँ से जो आपका सीपी का रेशियो आएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा, जो कि 3500 रुपया है, तो 3500 को हम दोनों तरफ रख देंगे, 3500 रुपया। इसको अगर हम काट देंगे तो दोनों मेरा 1:1 के रेशियो में आ जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से 20 को हम 5 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 15, ये 15 आएगा। तो यहाँ पर भी आपको 15 आना चाहिए, ताकि दोनों का काटेंगे तो 1:1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको 15 चाहिए। तो यहाँ पे 15 लाने के लिए आपको यहाँ कितना पुट करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको 35 पुट करना पड़ेगा, 35%, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ से 20 से 5 को घटाए हैं, तो अगला टर्म को यहाँ से आपको 20 को घटाना पड़ेगा, तब यहाँ का आपका टर्म आएगा। मतलब कहने का मतलब जो 20 है ये दोनों के टर्म के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 35% आप रखिएगा, तब आपके यहाँ 15 आएगा। तो यही तो पूछा है कि दूसरा कितना परसेंट लाभ पे उसको रखना चाहिए या फिर बेचना चाहिए। तो दूसरे को 35% के लाभ पे उसको बेचना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है? 6600 रुपये को 2 भागों में किस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पे 3 वर्ष के लिए प्रति 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पे 4 वर्षों में प्रति वर्ष 9% की दर पे प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो, ठीक है।
आपका 6600 रुपये आपके पास है, 6600 रुपये आपके पास है। दोनों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। पहले भाग पे 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर के लिए 10% के रेट से इसको अलग कर दिया गया है। दूसरे को 4 ईयर के लिए 9% के रेट से इसको अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 6600 को किस रेशियो में हम अलग अलग करें ताकि आपको जो साधारण ब्याज मिले वो आपको बराबर हो, दोनों इक्वल हो। इधर का साधारण ब्याज, इधर का साधारण ब्याज आपको बराबर मिले। अब क्या कीजिएगा, ये आपका समय है, ये आपका दर है। पता है ना साधारण ब्याज क्या होता है, PRT/100 होता है। पता है ना PRT साधारण ब्याज। तो ये आपका टाइम है, ये आपका रेट है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा टोटल 30%, 30%। ये कितना हो जाएगा 9 चौका 36%, ये 36% हो जाएगा। तो दोनों में हम क्या चीज़ से ऐसा मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें दोनों तरफ कि बराबर हो जाए, क्योंकि साधारण ब्याज हमको बराबर करना है। दोनों को बराबर करने के लिए हम रेट और टाइम हम ले चुके हैं। अब मेरा प्रिंसिपल बचा हुआ है, तो प्रिंसिपल को हम यहाँ पे 36 रेशियो पुट कर देंगे और यहाँ पे हम 30 रेशियो पुट कर देंगे, तो मेरा ब्याज बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो मेरा 36 रेशियो एक भाग पे और 30 रेशियो दूसरे भाग पे कर दिए, तो 36 और 30 कितना आएगा 66। 66 रेशियो का वैल्यू आपको 6600 रुपया दिया हुआ है, 6600 रुपया दिया हुआ है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 100। तो क्या पूछा है, किस प्रकार 2 भागों में बांटें। तो 2 भाग आपका 36 रेशियो में है, 30 रेशियो में है। तो 36 रेशियो का वैल्यू 3600 हो जाएगा, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू 100 है और 30 रेशियो का वैल्यू आपको 3000 मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपका 2 कैपिटल, आपका 2 मूलधन कितना है 3600 और 3000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, यदि 40 सहित 3/5 लंबे स्टील के एक सरिया को 3 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़े का लंबाई क्या होगा, यही आपको निकालना है। 40 सहित 3/5 उसका सरिया का लंबाई है, इसको 3 बराबर भागों में कर देना है। टोटल मिला के आपको 40 सहित 3/5 एक नंबर दिया हुआ है, इसको टोटल 3 भाग में बांट देना है आपको। कैसे कीजिएगा, ये 40 सहित 3/5 को 3 भाग में करने के लिए आप मान लीजिए 39 प्लस 1 सहित 3/5 ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, ये 39 को आप पहले 3 भाग में काट दीजिए, 3 भाग में। तो 13 दिया 39, 13 बार में 13 बार में 13 बार में 3 बार इसको हम काट दिए। अब बच गया मेरा ये टर्म, ये टर्म को भी आपको 3 भाग में इसको भी बांटना है। तो 5 इकाई 5 और 3 8, 8/5 को 3 भाग में बांटने के लिए हम 3 से भाग कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि 16 दिया रहता, 16 सामान दिया रहता, इसको आपको 2 भाग में बांटना रहता, तो आप 2 से क्या करते, भाग कर देते थे। वैसे ही 8/5 को 3 भाग में बांटना है, तब 3 से भाग कर दीजिएगा, कितना आएगा 8/15 फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट आ जाएगा फिर से 8/15 और तीसरा पार्ट आपका फिर से 8/15 आ जाएगा। ये तीनों को जोड़िएगा तो आपको 8/5 मिलेगा। यहाँ पर भी तीनों को जोड़िएगा तो आपको 39 मिलेगा। तो क्या पूछ रहा है, प्रत्येक टुकड़े का लंबाई क्या होगा। प्रत्येक टुकड़ा, एक आपका यहाँ से मिलेगा 13 और एक टुकड़ा आपको यहाँ से मिलेगा 8 सही, मतलब 13 सही 8/15 इसका आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में और आप क्या कर सकते थे, ये 40 सही 3/5 दिया हुआ है, तो 5 गुना 40 200 और प्लस 3 कितना, इसको लिखेंगे 203/5 लिख सकते हैं। इसको आपको 3 बराबर टुकड़ों में बांटना है। ठीक है, 3 बराबर टुकड़ों में, तो इसको हम 3 से भाग कर देंगे, कितना मिलेगा 203/15, 15 से भाग कर दीजिए,
कितना आएगा, एक बार में जाएगा 15 उतरेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 3 उतरेगा 53 आया, तो 3 बार में जाएगा 45 आएगा, यहाँ पे 8 बचेगा। 13 सही 8/15 फिर से आ गया, 13 सही 8/15। ठीक, आप किसी से भी कर सकते हैं, आपको आंसर वही मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, एक ग्वाला एक ही मापने वाले गिलास से अपने 4 ग्राहकों को 3 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर और 8 लीटर दूध मापता है। सबसे बड़े मापने वाले गिलास की क्षमता बताइए जो मापने के समय पूरा भरा हो। कंडीशन दे दिया है कि मापने के समय पूरा भरा होना चाहिए। ठीक है, 4 ग्राहक है, पहले को 3 लीटर, दूसरे को 4 लीटर, तीसरे को 6 लीटर और चौथे वाले को 8 लीटर दूध देना है। तो बोल रहा है कि बड़े मापने वाले गिलास का क्षमता बताना है। जब भी बड़ा दे दे, सबसे बड़ा पूछे या फिर मैक्सिमम पूछे, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी टर्म दे इसका आपको एचसीएफ निकाल देना है, महत्तम निकाल देना है। बड़ा पूछे तो यहाँ पे अगर छोटा पूछता तो लघुत्तम निकालना पड़ता, बड़ा पूछे तो आपको महत्तम निकालना है। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। मान लीजिए कि आप 3 लीटर गिलास का क्षमता लेते, ठीक है, 3 लीटर का गिलास लेते तो आप 3 लीटर दूध दे सकते थे, 6 लीटर दूध दे सकते थे, लेकिन क्या 4 लीटर और 8 लीटर दूध दे सकते थे? आप नहीं दे सकते हैं। और ये भी कंडीशन है कि जो गिलास आपका है पूरा भरा होना चाहिए। तो अब 3 लीटर दे सकते एक बार में, 6 लीटर को 2 बार में दे देते, लेकिन 4 और 8 नहीं दे सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो नहीं होगा। जो आपका 1 लीटर है आप 3 लीटर भी दे सकते हैं 3 बार में, 4 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, 8 भी दे सकते हैं, तो आपका 1 लीटर तो हो सकता है। 2 लीटर का जो गिलास होगा उसे आप 4 लीटर 6 लीटर दे सकते हैं, लेकिन 3 लीटर नहीं दे सकते हैं, 8 लीटर भी दे सकते हैं। आप 4 लीटर वाला से आप 4 लीटर दे सकते हैं, 8 लीटर दे सकते हैं, लेकिन 3 और 6 लीटर नहीं दे सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको इससे ऑप्शन से नहीं आ रहा है तो आप इसका महत्तम निकाल दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम हवन करेंगे, ठीक है, उसका माइनस कर देंगे। जो भी माइनस करके टर्म आपको बचेगा बस वही आपका महत्तम है। 3 से 4 1 बचेगा, ये आपको घटाइएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर भी आपको 2 बचेगा, ये आपको 1 से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा। इसका एचसीएफ आपका 1 मिलेगा, महत्तम आपको 1 मिल गया, तो वही आपका सबसे बड़े मापने वाले गिलास का क्षमता होगा जो कि 1 लीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, एक धनराशि का निवेश 7.5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए किया गया था। यदि 6 वर्ष के लिए किया गया होता तो 1125 रुपये उसको अधिक ब्याज अर्जित होता। तो प्रारंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी, यही आपको निकालना है। स्टार्टिंग में 7.5% की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया था, बाद में 7.5% के रेट से ही 6 वर्ष के लिए अगर उसी राशि को निवेश किया गया होता तो 1125 रुपये आपको अधिक ब्याज मिलता। यहाँ से कितना आपको ब्याज मिलेगा, 7.5 को 3 से गुना कीजिएगा, अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 15 आएगा, उसमें 7.5 और जोड़ दीजिए, 22.5% आपको यहाँ से मिलेगा ब्याज, ठीक है। और 7.5 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ 3 से किए थे तो 22.5, यहाँ 6 से कीजिएगा तो 45% आएगा। एक जगह ब्याज आपको मिला 45%, एक जगह ब्याज मिला आपको 22.5%, ठीक है। दिया गया है कि दोनों में से जो डिफरेंस दिया हुआ 1125 रुपये अधिक ब्याज मिल रहा है, दोनों का अधिक ब्याज 45% का, यहाँ पे 22.5% का, दोनों को घटा दीजिए तो 22.5% आपको ब्याज अधिक मिल रहा है। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में 1125 रुपये अधिक दिया हुआ है, 1125 रुपये, ठीक है। तो आपको प्रारंभ में निवेश की गई राशि निकालना है, आपको 100% का वैल्यू निकालना है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1125 भागा 22.5 को 225 कर दीजिए और नीचे वाला 0 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
अगर हम 100% का निकालते हैं तो गुना 100 इसमें और कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25 से 225 9 बार में कटेगा, इसको 25 से काटिएगा 1125 को 4 बार में जाएगा, यहाँ बचेगा 12 यानी 5 बार में चल जाएगा, और 9 से 45 5 बार में चला जाएगा, तो 5 पे 3 जीरो आपका 5000 रुपये उसका निवेशित राशि था, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो बैक करके फिर से देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में टपका दीजिएगा, यहाँ समझ में नहीं आया है, कितने मिनट पे समझ में नहीं आया है वो भी लिखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका स्ट्रेटेजी के स्टार्ट हो रहा है। क्या है पहला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ने के कारण उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, वो बढ़ जाता है। आपको पता है कि प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट का, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्वथनांक होगा। इसका कॉन्सेप्ट देने से पहले आपको हम कुछ चीज़ बताना चाहते हैं। जैसे में होता है, एक टेम्परेचर होता है, ताप होता है, एक होता है स्टेट मतलब अवस्था। दो चीज़ें हैं, जब आपका टेम्परेचर फिक्स होगा तो उस समय आपका अवस्था में चेंज होता है, जिस समय आपका अवस्था फिक्स होगा उस समय आपका टेम्परेचर चेंज होता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि आपका वाटर है, वाटर को आप गर्म करोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो आपको पानी ही बना रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका स्टेट फिक्स था, पानी का पानी था, और उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको आप ले गए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलना स्टार्ट कर देगा, मतलब पानी भाप में बदलना स्टार्ट कर देगा। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने के बाद पानी का टेम्परेचर फिक्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आपका अब स्टेट बदलना स्टार्ट हो जाएगा, पानी आपका भाप में बदलना चालू हो जाएगा। फिक्स टेम्परेचर पे ही स्टेट चेंज होगा, और स्टेट जब फिक्स है तभी आपका टेम्परेचर चेंज होगा। जैसे वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता है तो पानी ही बना रहता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के बाद टेम्परेचर फिक्स, पानी अब भाप में बदलना चालू हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर में क्या होता है, ढक्कन लगाने के बाद उसमें प्रेशर बढ़ जाता है और बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज कर जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का। इस बॉइलिंग पॉइंट को हम बढ़ा देते हैं और लगभग 105 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। उसके बाद टेम्परेचर यहाँ पे आने का फिक्स हो जाता है। उसके बाद पानी जो है भाप में बदलना स्टार्ट हो जाता है। पानी पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता था, अब पानी 110 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा है, मतलब भाप में चेंज हो रहा है। तो खाना जल्दी कहाँ पकेगा? हमेशा जहाँ प्रेशर ज़्यादा रहेगा, जहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे खाना जल्दी पकेगा। आपने एक टर्म और सुना होगा कि ऊंचे पहाड़ों पे खाना जल्दी नहीं पकता है। तो वहाँ क्या कारण है? वहाँ पर ऊंचे पहाड़ों पे प्रेशर आपका कम हो जाता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय पानी 95 डिग्री सेंटीग्रेड 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगता है, मतलब भाप में चेंज होने लगता है। पानी पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता था, अब 95 96 पे ही उबलने लगता है। तो खाना जल्दी कहाँ पकेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकेगा, और 95 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे खाना जल्दी नहीं पकेगा। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में आपका खाना जल्दी नहीं पकता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 के बजाय 105 डिग्री 110 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, इसीलिए खाना यहाँ जल्दी पकता है और पहाड़ी क्षेत्रों में खाना कम पकता है। एक और चीज़ नमक से पूछता है कि मान लीजिए कि कोई भी इम्प्योरिटीज हम पानी में डाल दिए, नमक डाल दिए, चीनी डाल दिए, तो उस केस में क्या होता है उसका भी आपको बता देते हैं हम। मान लीजिए कुछ भी आप इम्प्योरिटी डालें, अशुद्धि डालें, नमक डालें या फिर चीनी डालें, इस केस में दो केस बनता है। एक चीज़ तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, हमेशा याद रखिएगा, आपका क्वथनांक हमेशा बढ़ जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दो हैं जो कि घट जाते हैं।
फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या, जमने वाला पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, पिघलने वाला पॉइंट। आपने सुना होगा जो ठंडे एरिया में बर्फ जम जाते हैं रोड पे, उसको हटाने के लिए हम लोग नमक डालते हैं। क्यों डालते हैं नमक? नमक इसलिए डालते हैं ताकि बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट हो, उसको कम कर दें। आपको पता है ना कि बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमने लगता है, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इधर जाने पे बर्फ आपका मेल्ट होने लगता है, मतलब पिघलने लगता है बर्फ। और इधर -1 -2 -3 करने पे इधर बर्फ और जमने लगता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस में जाने पे बर्फ पिघलने लगता है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका क्राइटेरिया है कि यहाँ पे बर्फ आपका जमना स्टार्ट हो जाता है। इस केस में क्या करते हैं हम, नमक डालने के केस में मेल्टिंग पॉइंट को घटा देते हैं। आपको बताया था मैं कि अशुद्धि डालने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। हम क्या करते हैं, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट को जो कि 1 2 3 मतलब पॉजिटिव हम करते प्लस में ले जाते तो मेरा पिघलता, हम मेल्टिंग पॉइंट को और कम कर देते हैं, इधर ले जाते हैं कि -1 -2 -3 इतना भी टेम्परेचर मेरा रहे तो मेरा बर्फ पिघलेगा, जमेगा नहीं। और जब बर्फ पिघलेगा तो मेरा रोड खाली हो जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि हम रोड पे जो बर्फ रहता है वहां पे हम नमक डालते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में नमक हमेशा बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। आपने देखा होगा अंडे उबालने में पानी में हम नमक डाल देते हैं ताकि बॉइलिंग पॉइंट मेरा बढ़ जाए। ठीक है, और मेरा अंडा जल्दी उबल जाए। आपने अपने माँ को भी देखा होगा कि मान लीजिए खाना जल्दी नहीं बन रहा है तो नमक डाल देती हैं या फिर चीनी थोड़ा सा डाल देती हैं चावल में, ताकि खाना जल्दी उबल जाए, जल्दी खाना बने। ठीक है, ये सब चीज़ आपका एग्जाम्पल है, घरों में वो देखने के लिए आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है, लोहे के गैल्वेनाइज चादर पे किसका पर चढ़ाया जाता है? जब भी गैल्वेनाइजेशन किया जाता है लोहे का तो उस पर आपको जिंक का पर चढ़ाया जाता है। जिंक का सिंबल का होता है Zn। एटॉमिक नंबर कितना होता है जिंक का? 30। डी ब्लॉक का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, डी ब्लॉक का। sp-df 4 ब्लॉक होता है ना, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, आपको हम जिंक से रिलेटेड कुछ और चीज बताए थे, याद आया? जिंक किस में पाया जाता है? इंसुलिन में पाया जाता है, इंसुलिन में। ठीक है, और क्या बताया था इंसुलिन से रिलेटेड आपको? हम इंसुलिन बताया थे आपको कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। ग्लूकोज अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन जाके हमारा बॉडी में स्टोर हो जाता है, लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। जब इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल नहीं करने पाता है तब हमको क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, मधुमेह रोग, जिसको कि हम डायबिटीज बोलते हैं, चीनिया रोग बोलते हैं जिसको हम हिंदी में गांव में। अब हम बात करते हैं लोहे का। लोहे आयरन, सिंबल Fe, एटॉमिक नंबर 26। ये भी आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा आपका लोहा पाया जाता है। यहाँ तक कि आपका जो ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है, जिसके कारण आपका ब्लड का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है। तो आयरन तो आपका हीमोग्लोबिन में हो गया, जिंक आपका इंसुलिन में हो गया। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना पेड़ पौधे का, जिसके कारण ये खाना बनाती हैं, पेड़ पौधे का रंग हरा होता है, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आयरन, जिंक और मैग्नीशियम तीनों का याद रखिएगा, तीनों मिनरल अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, आयरन के ओर से नाम पूछता है, ओर मतलब इसका अयस्क का नाम पूछता है कि इसका अयस्क का नाम बताइए। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पेराइट्स, लिमोनाइट, सीडेराइट, इस सब इंपॉर्टेंट इसका अयस्क है। और है मतलब कहने का मतलब है अयस्क वो चीज़ है जहाँ से आयरन निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, एक कच्चे पदार्थ होते हैं, यहीं से आपको आयरन निकाला जाता है। जहाँ तक कि आपको हेमेटाइट है, हेमेटाइट इसको हम नेचुरल ओर भी बोलते हैं, प्राकृतिक अयस्क भी बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा कि लोहा का पूछता है कि लोहा का प्राकृतिक अयस्क किसको बोलते हैं, तो हेमेटाइट को बोलते हैं। लोहे में कार्बन परसेंटेज के आधार पे, कार्बन परसेंटेज के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा गया है लोहा को।
ढालवा लोहा जिसको कि हम पिग आयरन बोलते हैं, एक होता है पिटवा लोहा जिसको कि हम रूट आयरन बोलते हैं, एक होता है आपका स्टील। ठीक है, पिग आयरन, रूट आयरन और स्टील। पिग आयरन ढालवा लोहा, रूट आयरन आपका पिटवा लोहा, एक होता है स्टील। इस सब में पूछता है कि सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो आपका रूट आयरन होता है, पिटवा लोहा। ठीक है, पिटवा लोहा जो होता है वो सबसे शुद्ध रूप है आपका लोहा का। आते हैं इस क्वेश्चन पे, लोहे का गैल्वेनाइज्ड मतलब उस पर जिंक का पढ़ा जाता, हम लोग चढ़ा देते हैं जिंक का। अच्छा आप ये बताइए कि लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन कहलाता है। आपको हम बता चुके हैं कि लोहे पे जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपको डिफरेंस बता चुके हैं। ठीक है, आप जाकर लेक्चर में जाकर देखिएगा कि भौतिक परिवर्तन आपका रिवर्सल प्रोसेस है। कहने का मतलब है कि पानी से बर्फ बनना या फिर बर्फ से पानी बनना, ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोबारा बन सकता है, तो ये आपका भौतिक हुआ। लेकिन रासायनिक परिवर्तन आपका रिवर्सल प्रोसेस नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में दूध अगर दही बन गया तो दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता है। ये सब आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर एक बार जंग लग गया तो उसको आप सही नहीं कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, जो लोहे पर जंग लगता है उस पर क्या होता है, लाल भूरे कलर का एक परत चढ़ जाता है। कौन सा परत होता है एग्जाम में पूछता है, तो वो है आपका फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, लाल भूरे कलर का आपका लोहा दिखने लगता है। नहीं देखते हैं इस पर जंग लग जाता है तो कैसा दिखता है, लाल भूरा कलर होता है, फेरिक ऑक्साइड का होता है। नेक्स्ट क्या है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा में होता है, जिसको कि हम इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। स्प्लीन ये हमारे ब्लड का ब्लड बैंक होता है। ठीक है, ब्लड आरबीसी यहीं पे आन के मरता है, प्लीहा में। और आरबीसी अगर जब भी मतलब बच्चा का जन्म हो जाता है तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आरबीसी का निर्माण फिर अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। दोनों याद रखिएगा कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है भ्रूण अवस्था में, तो आरबीसी का निर्माण प्लीहा में होता है, जिसको हम लीवर में भी हो सकता है, लीवर भी याद रखिएगा, प्लीहा और लीवर में। लेकिन आरबीसी जब बच्चा जन्म ले लेगा तो आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होगा, अस्थि मज्जा में होगा। अस्थि मज्जा क्या होता है, जो हड्डी होता है ना, तो हड्डी के बीच में जो स्पेस होता है ना, जहाँ पे लिक्विड भरा रहता है, उसी को हम अस्थि मज्जा बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे आपका ब्लड का निर्माण होता है। अब बात आ गई आरबीसी का। आपको हम बताए थे कि ब्लड में दो पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट आपको हम प्लाज्मा बताए थे, और सॉलिड पार्ट में हमको आरबीसी बताए थे, आपको हम डब्ल्यूबीसी बताए थे, और प्लेटलेट्स बताए थे। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केवल दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ऊंट और लामा, इसमें केवल केंद्रक पाया जाता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, आपका खून को जमाने के लिए इम्पोर्टेंट है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है तो वही पाया जाता है, जो कि कहीं कट फट जाए तो आपको खून जमाने के लिए इम्पोर्टेंट है, फाइब्रिनोजेन। और शरीर के अंदर में कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि ब्लड को क्लॉटिंग नहीं होने देता है, हिपेरिन। ये भी याद रखिएगा, हिपेरिन। ठीक है, अच्छा ये फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन बनता कहाँ पे है, लीवर में। ये भी याद रखिएगा कि फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित है, बनता कहाँ पे है, तो लीवर में बनता है। लीवर का अध्ययन को हिपेटोलॉजी बोलते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया हो जाता है तो उसमें आपका प्लेटलेट्स का कमी ही होता है। ठीक है, डेंगू और चिकनगुनिया। डेंगू आपका किस चीज़ से होता है, तो डेंगू आपका वायरस से होता है। नेक्स्ट क्या है, स्वामी एंड फ्रेंड्स द इंग्लिश टीचर द गाइड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। हम लगातार बताते आपको आ रहे हैं आर के नारायण का बुक। ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स द इंग्लिश टीचर द गाइड हो गया आपका, अंडर द बनियान ट्री, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, वेटिंग फॉर महात्मा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या बताए थे, मालगुड़ी डेज। किसका पुस्तक है, आर के नारायण का ही बुक है।
आपको हम बुक लगभग 4 से 5 लोगों का बता चुके हैं। एक तो आर के नारायण हो गए, एक आपका हो गए प्रेमचंद्र। शशि थरूर का पुस्तक का नाम बता चुके हैं आपको हम। विक्रम सेठ का नाम बता चुके हैं। और किसका पता है? अनुपम खेर का नाम बता चुके हैं आपको, अनुपम खेर का। अब नाम बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। इनका बुक हो गए गोदान, गबन, शतरंज का खिलाड़ी, मानसरोवर और ईदगाह। ठीक है, प्रेमचंद्र से। शशि थरूर का बुक आपको हम बताए थे, 4 इंपॉर्टेंट बुक का नाम बताए थे। कौन सा? द एरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नोवेल, वाई आई एम हिंदू और इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। 4 पुस्तक आपको शशि थरूर से याद रखना है। विक्रम सेठ का आपको हम 1 या 2 पुस्तक का नाम बताए थे। कौन कौन सा था? अ सूटेबल बॉय और अ गोल्डन गेट। 2 आपको बताए थे हम, अ सूटेबल बॉय और अ गोल्डन गेट। ठीक है। अनुपम खेर से आपको इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम बताया था, जो कि एनटीपीसी में भी पूछ चुका है। योर बेस्ट डे इज टूडे एक पुस्तक था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। योर बेस्ट डे इज टूडे। और क्या बताए थे एक हम? लेसन लाइफ टॉट मी अनलोंगली। ठीक है, लेसन लाइफ टॉट मी अनलोंगली, इनका भी याद रखिएगा। एक और हमको लेखक का नाम बताए थे हम कल ही। कौन सा? अरुंधति रॉय का, इंपॉर्टेंट है, अरुंधति रॉय का। कौन कौन सा पुस्तक था उनका? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए उनको 1997 में बुकर प्राइज मिल चुका है। एक और पुस्तक का क्या नाम बताए थे? मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। द मिनिस्ट्री ऑफ, लिख देते हैं इसका नाम, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट, UT है, अटमोस्ट हैप्पीनेस। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी इनका इंपॉर्टेंट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। यहाँ तक कि आपका औरम मतलब गोल्ड, AU, और अर्जेंटम मतलब AG सिल्वर, इसको एक्सट्रैक्शन के लिए भी सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है सोडियम थायोसल्फेट का? तो Na2H2O3.5H2O, इसको फार्मूला है सोडियम थायोसल्फेट का। इसको हम हाइपो भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, हाइपो, हिंदी में हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट का ही बोलते हैं। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। अब बात आ गया सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। सिंबल Na से दर्शाते हैं, जो कि ग्रीक भाषा का नेट्रियम से लिया गया है, नेट्रियम, यहाँ से सिंबल Na उठाया गया है। ठीक है। सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में, किरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसको आप चाकू से काट सकते हैं। देखने में कैसा होता है? सिल्वर के कलर का होता है, चाहे सिल्वर कलर का बोले या फिर वाइट कलर का बोले, सॉफ्ट होता है, इसको आप चाकू से काट सकते हैं। जो आपका सोडियम का जो डेंसिटी है, घनत्व है, पानी से भी कम होता है, इसीलिए ये पानी में तैरता रहता है सोडियम। सोडियम पूछता है कि सोडियम आपका किस चीज़ में घुल जाता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते रहता है। तो आपका घुलता है आपका ईथर में और बेंजीन में, C6H6 वाला जो होता है ना, वही बेंजीन में घुल जाता है। ईथर आपको बता चुके हैं, एनेस्थेसिया का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म भी आपका एनेस्थेसिया में प्रयोग किया जाता है, या केमिकल और ड्रग्स में आपको बताया था ईथर का। आपको एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक का भी नाम बता चुके हैं यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारत में शांति पुरुष के नाम से किसको जाना जाता था? तो भारत में शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता था। ठीक है। इन्हीं का नारा था, कौन सा?
जय जवान जय किसान, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री बोल रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा साथ में जोड़ा था। भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का अध्यक्ष तो उस समय थे जेबी कृपलानी, ठीक है, याद रखिएगा, जेबी कृपलानी उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष थे जिसमें भारत आज़ाद हुआ था। अब कांग्रेस से रिलेटेड आपको हम कितने बार क्वेश्चन बता चुके हैं। कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। इनका 4 मीटिंग इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो उसमें कौन वायसराय था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम इसका संस्थापक थे। लॉर्ड डफरिन उसमें आपका वायसराय थे। स्टार्टिंग का 4 मीटिंग आपको याद रखना है, 1885 का, 1886 का, 1887 का और 1888 का। 85 में कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, वेमेश चंद्र बनर्जी इसका अध्यक्ष थे। 1886 में कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसका अध्यक्ष थे। 1887 में मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी जो कि पहले मुस्लिम थे जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे 1887 में मद्रास अधिवेशन। 1888 इलाहाबाद, जिसको कि अभी हम प्रयागराज बोलते हैं, जॉर्ज यूल प्रथम क्या बोलेंगे विदेशी जो कि आपका आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे 1888 में। 87-88 दोनों याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी और जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्या है? ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया गया था? तो ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किया गया था। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? आपका राजा राम मोहन राय। ये राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय मुगल शासक था, उसने अकबर द्वितीय ने राजा को उपाधि दिया था। राजा राम मोहन राय 1815 में आत्मीय समाज का स्थापना किए थे। 1815 में 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे और 1829 में इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन लड़ा था। किसके साथ मिलके? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय क्या थे? आपका भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 के बाद वायसराय बोलते हैं, 1857 से पहले भारत के गवर्नर जनरल बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो 1829 में भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इन्हीं के साथ मिलके राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। राजा राम मोहन राय से और क्या क्वेश्चन पूछता है? हाँ, इनका पुस्तक का नाम पूछता है। तो इनका पुस्तक का नाम है संवाद कुमोदी। संवाद कुमोदी नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते रहता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। राजा राम मोहन राय का अखबार का क्या नाम है? अखबार का नाम है इनका मिरातुल। मिरातुल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पूर्व से पश्चिम घूमने वाले 2 ग्रह कौन कौन से हैं जो कि आपका ईस्ट से वेस्ट घूमता है? 2 आपके ग्रह हैं, शुक्र और अरुण मतलब वेनस और यूरेनस। 2 आपके ग्रह हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं। मेरा जो पृथ्वी है ये आपका वेस्ट से ईस्ट घूमता है, ठीक है। केवल बाकी सभी ग्रह वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि आपका पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, वो आपका शुक्र है और अरुण है। 2 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।